नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। बहुत ही बुरी खबर है। हिंदुस्तान के अहमदाबाद में लंदन के लिए रवाना हुआ एयर इंडिया का एक बहुत बड़ा विमान ड्रीम लाइनर उड़ान भरते ही 2 मिनट के भीतर गिर गया। रिहायशी बस्ती के ऊपर गिरा है। आग लग गई। गिरते ही आग का गोला उठा आसमान पर। कई किस्म के वीडियो आ रहे हैं। अभी हम तुरंत उसको जांच नहीं कर पा रहे हैं कि इसमें कौन से सही हैं कौन से खराब हैं, लेकिन 242 लोग सवार थे विमान में। गुजरात के एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी उसमें थे, ऐसा कहा जा रहा है। दोपहर 1:38 पे विमान ने टेक ऑफ किया अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के लिए, और 1:40 2 मिनट के भीतर वो गिर गया। इसके जो वीडियो मैं देख रहा हूँ वो बतला रहे हैं कि किस तरह विमान उड़ने के बाद आमतौर पर उसको ऊपर ही ऊपर जाना रहता है, तो ये विमान ऊपर जाते नहीं दिख रहा था। ये उड़ने के बाद फिर जमीन के समानांतर आ गया और गिर गया नीचे जाकर। किसी से टकरा के नहीं गिरा है, गिरने के बाद टकराया है रिहायशी बस्ती पे। एक खतरा ये भी है कि विमान पे 242 लोग सवार थे, कुछ कर्मचारी, बाकी पूरे मुसाफिर। लंदन तक की 8 साढ़े 8 घंटे तक की उड़ान रही होगी, कर्मचारी भी ज़्यादा रहे होंगे। लेकिन जिस बस्ती पे गिरा है वो बहुत मामूली बस्ती है। मामूली बस्ती का मतलब छोटे मकानों की बस्ती है, उसके ऊपर विमान गिरा है। छोटे मकानों की बस्ती में कम जगह पे ज़्यादा लोग रहते हैं, तो एक बहुत बड़ा खतरा है कि नीचे बसे हुए लोगों में से भी कई लोगों की मौतें हुई होंगी। जो माहौल दिख रहा है 242 में से किसी के बचने जैसा दिख नहीं रहा है, लेकिन सरकार ने अभी कहा है कि 100 लाशें बरामद हुई हैं। इन 100 लाशों की मैं तस्वीरें देख रहा हूँ, वीडियो देख रहा हूँ, देखते नहीं बन रहा है। लाशें कोयले सरीखी हो गई हैं। सड़क पर, फुटपाथ पर लाशें बिखरी पड़ी हैं। उसका मतलब है प्लेन टुकड़े टुकड़े हो गया है। प्लेन के भीतर बैठे हुए वहाँ पर जल गए हों लोग। इसके अलावा क्योंकि विमान उड़ा ही था तो सीट बेल्ट लोगों के बंधे हुए होंगे, ऐसा मेरा अंदाज है। इतनी जल्दी लोग सीट बेल्ट उतारते नहीं हैं, तो सीटों से बंधे हुए रह गए होंगे लोग। कुछ लोग जो गिरे होंगे दूर तक, उन लाशों को देखते नहीं बन रहा है। फुटपाथ पर, सड़क पर पूरी तरह से कोयले की तरह जल गई लाशें दिख रही हैं। अभी तक 100-110 लाशों का अंदाज है। अभी इस वक्त दोपहर के 4:17 हुए हैं जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। करीब करीब 2.25 घंटे हुए हैं प्लेन को क्रैश किए हुए। वहाँ तक फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस का पहुँचना, लोगों को निकालना, अभी तक 110 डेड बॉडीज की खबर आई है। ये आगे की जांच में पता लगेगा एयर इंडिया का ये प्लेन क्यों गिरा, कैसे ये हादसा हुआ। बहुत ही लो हाइट पर था, उड़ा ही था वो, और बस्ती पर गिर गया। कोई बड़ी इमारत नहीं थी जिससे टकराया हो। गिरने के बाद किसी मकान से, इमारत से टकराया होगा। अधिकतर लोग इसके हिंदुस्तानी थे। गुजरात से रवाना हो रही है फ्लाइट, गुजराती ज़्यादा रहे होंगे। लंदन जा रहे थे, उसका मतलब है गुजरात से लंदन जो लोग जा रहे हैं वहाँ कारोबारी बहुत सारे हैं, कामकाजी लोग हैं, उनके पास जा रहे होंगे। हो सकता है कुछ लोग सैलानी हों, घूमने भी जा रहे हों। मैं घटना की रिपोर्टिंग नहीं कर सकता। हम 1 घंटे 1.5 घंटे में जब इसको पोस्ट करेंगे तब तक आपको टेलीविज़न चैनल पर थोड़ी जानकारी मेरे मुकाबले ज़्यादा आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं कुछ दूसरी बातें, जिनको साइड लाइन कहते हैं, मैं साइड लाइन की बातें कहने के लिए आपके सामने बैठा हूँ। जो 242 लोग इस विमान पर थे, आज उनके परिवार पर क्या हो रहा होगा। ये तो ठीक है, गमी का मौका है, अस्पताल जाएंगे, अच्छा हो कि उसमें से बहुत सारे लोग जिंदा बच जाएं,
लेकिन जिस तरह से चार्ड कही जाने वाली बॉडीज, जलकर कोयला हो चुकी बॉडीज दिख रही है, ऐसा लगता है कि बहुत सी मौतें हुई हैं। अभी 110 डेड बॉडी मिली हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि 242 लोग तो विमान पर सवार थे, नीचे जिनके मकानों पे गिरा है उसमें भी कई लोग गुजरे होंगे। नुकसान बहुत बड़ा है। हिंदुस्तान के बड़े बड़े हादसे उसकी लिस्ट में देख रहा था, तो ये एक सबसे बड़ा हादसा मुझको दिख रहा है, और शायद एक सिंगल विमान का हिंदुस्तान के ऊपर होने वाला, हो सकता है ये सबसे बड़ा हादसा हो जाए। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं आगे की मेरी बात करने के पहले। 1978 में बॉम्बे से दुबई के लिए रवाना हुआ एक विमान अरब सागर में गिरा था। 213 लोग मरे थे, बचा कोई भी नहीं था, सारे के सारे मर गए थे उसमें। एक दूसरा विमान बॉम्बे से लंदन के लिए रवाना हुआ था, एक पहाड़ी पे गिर गया था। 1966 की बात है और पहले की। 117 लोग मारे गए थे उसमें। एक जो सबसे बड़ा है हिंदुस्तान की जमीन पर आज तक का सबसे बड़ा विमान हादसा, दिल्ली का एक गांव है चरखी दादरी, बगल में ही है। वहां पर सऊदी एयरलाइंस और कजाक एयरलाइंस के बीच, दो विमानों के बीच 1996 में, आज से करीब 30 साल पहले, हवा में टकरा गए थे ये दोनों। दिल्ली के करीब है एकदम। 349 लोग मारे गए थे इसमें। दोनों विमानों पे जितने लोग सवार थे, मुसाफिर और कर्मचारी, सारे मारे गए थे, तकरीबन 350 लोग। ये अभी तक का हिंदुस्तानी जमीन पर सबसे बड़ा हादसा है ये। इसके अलावा कनाडा में आपको ध्यान है, कनिष्क एयर इंडिया का विमान था, उसको बम लगाकर उड़ाया गया था, खालिस्तानियों ने उसको उड़ाया था। उसमें 329 लोग मारे गए थे, लेकिन वो कनाडा का मामला था। और देख रहा हूँ 1988 में 133 लोग अहमदाबाद पहुंचते हुए, इंडियन एयरलाइंस का विमान अहमदाबाद पहुंचते हुए इसी एयरपोर्ट के पास 133 लोग मारे गए थे 1988 में। अगर ये कोई दूसरा एयरपोर्ट नहीं बना है तो। ऐसे कुछ और छोटे एक्सीडेंट है, लेकिन बड़े एक्सीडेंट मैंने आपको सब गिना दिए हैं। आज का जो विमान हादसा है इसमें 242 लोग थे, नीचे जमीन पे भी लोग थे। मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि जो लोग सवार थे उसमें और जो नीचे जमीन के लोग जो मारे गए होंगे, क्या ये इस बात के लिए तैयार रहे होंगे कि कोई हादसा हो सकता है? मैं ही हूँ, जैसे मैं साइकिल चलाते निकल जाता हूँ, हाईवे पर चलाता हूँ साइकिल, बड़ी गाड़ियाँ आती जाती है, तो मैं सोचता हूँ क्या मैं इस बात के लिए तैयार हूँ कि कोई हादसा हो तो क्या होगा। मेरी कुछ एसेट्स हो सकती हैं और कुछ लाइबिलिटी हो सकती है। एसेट्स यानी मेरी कुछ संपत्ति हो सकती है, जमीन जायदाद संपत्ति। अगर मैं पैसे वाला हूं तो मैंने किसी को कर्ज दिया हो सकता है जिसका कोई हिसाब किताब ना हो। अगर मैं कमजोर आर्थिक स्थिति का हूं तो मैंने किसी से कर्ज लिया हुआ हो सकता है। देनदारी है, लोगों को देना है पैसा मुझको। ये दोनों ही नौबत जो हैं ये डिमांड करती हैं कि आप हर वक्त तैयार रहो इस बात के लिए कि आपने किससे लिया है, किसको दिया है, कहाँ पे छुपा के रखा है, ज़मीन में सोने के बिस्किट गड़ा के रखे हैं कि क्या किया है, किसी और के घर में रख दिया है 2 नंबर का अपना पैसा, या किसी से आप बहुत सारा नगद उधार ले आए जिसको वापस करना है। मान लीजिए आप इस प्लेन पर सवार रहते, 242 लोगों में से एक रहते, और आप चले गए रहते अचानक, और आप किसी से 2 दिन पहले आप 20 लाख रुपए लेके आए थे जिसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं है, तो क्या होगा? उसका पैसा डूब जाएगा। अभी कल परसों की बात है, कहीं 2 भाइयों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हुआ, कत्ल हो गया आपस में। ऐसे मामलों को लेके भी मैं बीच बीच में 1 मिनट के वीडियो में ये बात कहता हूँ
कि माँ बाप को ये समझदारी दिखानी चाहिए कि अपनी जितनी जायदाद है, जितनी लाइबिलिटी है, कर्ज है, लेनदारी देनदारी, इसका सबका हिसाब बनाओ। अपने जीते जी आल औलाद को जैसा बांटना है, जो कानूनी रास्ता है उसको बांट के जाओ, पूरा लिख के जाओ। मेरे एक दोस्त हैं, बहुत करीबी दोस्त हैं, उनके पिता इंजीनियर थे। वो घूम घूम के कई शहरों में हिंदुस्तान में काम किया और शायद दूसरे देशों में भी उन्होंने काम किया। कभी भी चले जाते थे बाहर, महीना 2 महीना 3 महीना किसी इंडस्ट्री में काम करते थे, सलाह देने का काम करते थे और अपनी फीस लेके वापस आ जाते थे। जब वो गुजरे तो परिवार के लोगों को ये भी नहीं मालूम था कि इनके कौन कौन से बैंक में अकाउंट थे। हो सकता है किसी शहर में साल भर रहे हो तो वहीं कोई बैंक अकाउंट खोल लिया हो। इनको नहीं मालूम था कि पिता गए हैं तो उनके बैंक अकाउंट कहाँ कहाँ पर हैं, उसमें कितना पैसा जमा होगा, कुछ नहीं मालूम था इनको। मेरे कैमरा पर्सन ने भी याद दिलाया कि LIC और बैंक हर साल एक रिपोर्ट पेश करते हैं कि उनके यहाँ डूबा हुआ पैसा कितना है, कितने लोगों ने पैसे का दावा नहीं किया है। पॉलिसी मैच्योर हो गई है, LIC के लोग दावा करने नहीं जा रहे क्योंकि घर में कागज जल गए थे, गुम गए थे, भीग गए थे, गाय ने खा लिया, परिवार को मालूम नहीं है, कोई दावा करने जा नहीं रहे हैं। बैंकों में ऐसा ढेर पैसा डूबता है। बैंकों के लॉकर, बहुत सारे नेता, अफसर, ठेकेदार, दूसरे लोग, पत्रकार भी होंगे। अभी तो मैंने कल पढ़ा है कि एक टेलीविज़न की एक महिला एंकर जो है वो अपने ही टेलीविज़न चैनल के लोगों को ब्लैकमेल कर रही थी कि मुझको पैसा नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ यौन शोषण की रिपोर्ट लिखाऊंगी। 65 करोड़ रुपया मांग रही थी। तो आखिर वो लोग भी टीवी चैनल के लोग थे, उन्होंने कहा कि इसको कुछ पैसा दे के इसका स्टिंग ऑपरेशन करते हैं। उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया, कुछ करोड़ रुपए दिए और पुलिस में केस दे दिया कि हमको ब्लैकमेल करके पैसा मांग रही है। तो उसके घर से 32-35 लाख तो नगद मिल गया है, बैंकों में पैसा मिल गया है। अब वो अपने फ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो भी है उसके साथ गिरफ्तार हो गई है। वो भी पत्रकार है, वो अखबार का पत्रकार है। मैं अकेले टीवी को क्यों कोसूं? एंकर टीवी की है, पत्रकार अखबार का है, दोनों गिरफ्तार हैं ब्लैकमेलिंग में। तब ऐसे लोग जो लॉकर खोल के कहीं रख लेते होंगे गहना पैसा, इनके परिवार को नहीं मालूम रहता है। मैं सोच रहा हूँ ये 242 लोगों में से कितने लोग ऐसे होंगे, और नीचे जो जमीन पे जो लोग मरे हैं, जिनका लिया हुआ, दिया हुआ, छुपाया हुआ, रखा हुआ नहीं पता होगा परिवार को। तो मैं घटना के बारे में तो ज़्यादा नहीं बता सकता, जानकारी आती जा रही है, लेकिन मैं अपनी फिक्र बता सकता हूँ कि हम में से हर किसी को तैयार रहना चाहिए। एक वसीयत छोड़ के जाइए, हर 6 महीने में, साल भर में उसको रिन्यू कर लीजिए, ताकि इस 6 महीने के भीतर आपने किसी का कर्ज चुकाया है तो वो दर्ज हो जाए। किसी से कर्ज लिया है और आपकी नीयत चुकाने की है तो दर्ज हो जाए। हो सकता है बेईमान नीयत वाले लोग वसीयत ऐसी बनाएं कि जिससे लेना लेना है वो तो दिखे उसमें, जिसको देना देना है उसको भूल जाए कि मैं ही चले जा रहा हूँ, अब घर वालों पे क्यों और जिम्मेदारी आए। मैं तो उसका हिमायती नहीं हूँ। मेरा मानना है कि लोगों को ईमानदारी के साथ ये हिसाब किताब लिखना चाहिए। जमीन जायदाद को परिवार के लोगों के बीच बांट देना चाहिए समय रहते। सबसे बड़ी बात यह कि घर के बुजुर्ग जिनकी जमीन जायदाद है उनको अपने जिंदा रहने के लायक पैसा, जमीन जायदाद बचा के रखना चाहिए। बच्चों के मोहताज मत होइए, कभी बचा के रखिए अपने लायक। बैंकों में एक रिवर्स मॉर्गेज होता है। आपकी मकान, दुकान, बिल्डिंग, ज़मीन जो है उसको आप बैंक में मॉर्गेज कर सकते हैं और बैंक आपको हर महीने उस संपत्ति के अनुपात में हर महीने आपको पैसा देता है। आप आराम से रहिए। 10 साल, 20 साल, 25 साल, जितना आप जिंदा रहेंगे आपको हर महीने पैसा मिलेगा। आपके चले जाने के बाद उस संपत्ति को लेके बैंक आपके वारिसों से बात करेगा कि भाई ये संपत्ति के ऊपर इतना पैसा हमने दिया था, अब तक 85 लाख रुपया हो चुका है कर्जा, ये इतना कर्ज चुका के ब्याज सहित आप ये संपत्ति को लेना चाहते हैं कि हम इसको ऑक्शन करें। बैंक के पास अधिकार रहता है नीलाम करने का।
तो बैंक उसको ऑक्शन भी कर सकता है, ऑक्शन करके बचा हुआ पैसा वारिसों को दे सकता है अगर ज़्यादा है तो इस तरह का इंतजाम अपना करके जाना चाहिए लोगों को। जो लोग गए हैं उनके परिवारों के साथ मेरी हमदर्दी है। बहुत बुरा हादसा है, इनका कोई कसूर नहीं था कि ये शराब पी के प्लेन उड़ा रहे थे, कि ये शराब पी के कार चला रहे थे। ये हादसा है। ये पायलटों ने भी जान देने के लिए ये नहीं किया होगा, उड़ा ही था प्लेन उड़ा ही था। ये आग इतनी जो लगी है, जो इतना नुकसान हुआ है, जो कोयले सरीखी हो गई है, लाशें बिखरी पड़ी हैं सड़क फुटपाथ पर, खराब नज़ारा है। ये इसलिए हुआ होगा कि यहाँ से लंदन की 8 साढ़े 8 घंटे की उड़ान पे प्लेन इतना बड़ा उड़ा है, तो पूरा फ्यूल लेके निकलता है। वो रास्ते में एक आध जगह कहीं भरेगा, लेकिन टंकियाँ भरी रहती है उसकी पेट्रोल से, इसलिए भी आग ज़्यादा पकड़ी होगी ऐसे क्रैश में। जहाँ लैंड करना है वहाँ पहुँचते तक टंकियाँ खाली होने लगती हैं। ये हादसा किसी के भी साथ हो सकता है। मैं यहाँ से दिल्ली कभी जाता आता हूँ तो मेरे साथ भी हो सकता है। तो आप ये तय कर लीजिए कि साल में 1 या 2 तारीखें तय कर लीजिए। कम से कम साल में 2 बार तो हिसाब किताब लिख लीजिए, परिवार के लोगों को बैठा के बता दीजिए। आपके लॉकर में किसी ने, दोस्त ने सामान रखवा दिया है भरोसे में, तो आप ये भी बता दीजिए कि भाई मेरे लॉकर में फलाने का ये बैग रखा हुआ है, इसके गहने उनके हैं, ध्यान रखना, ये नोट इतने उनके हैं। ये ऐसा बता दीजिए, लिख दीजिए, समझा दीजिए परिवार के लोगों को। आपके जाने के बाद भी आपका नाम एक ईमानदार की तरह दर्ज होना चाहिए। मुझको किसी ने कहा था, मैं तो धर्म वगैरह को नहीं मानता, लेकिन किसी ने मुझको कहा था कि ऊपर जब जो लोग मानते हैं ईश्वर को, ऊपर जब स्वर्ग या नर्क, जन्नत या जहन्नुम, हेल या पैराडाइज, ऐसा जो भी कहते होंगे जिस धर्म में, उसमें जो अलाट होता है मकान, कमरा वगैरह, तो वो देखते हैं ईश्वर बैठ कर कि आपने क्या क्या ईमानदारी की थी, क्या क्या बेईमानी की थी, लोगों का कर्ज चुकाया था कि नहीं, दबा तो नहीं दिया सामान किसी का जो आपके पास रखा हुआ था। तो ईमानदारी से करके जाइए। आप यहाँ बाकी काम अच्छा करेंगे, दूसरों का पैसा दबा दिया, इस चक्कर में नर्क न हो जाए ऊपर आपको। तो अच्छा इंतजाम कीजिए। यहाँ आप अच्छे मकान में रहना चाहते हैं, ऊपर भी आपको अच्छा मकान अलाट हो, इसके लिए ज़रूरी है कि ईमानदारी से हिसाब किताब करके जाइए। आपके बच्चे आपस में चाकूबाजी करके एक दूसरे को न मार डालें, इसलिए ज़रूरी है कि संपत्ति का जो बंटवारा आप करना चाहते हैं वो कर दीजिए। अगर आप बुजुर्ग की हैसियत से सुनसान मकान में बिना इलाज, बिना दवा, बिना खाने के मरना नहीं चाहते हैं तो अपने लिए पैसा बचा के भी रखिए। साल में 2 तारीखें तय कीजिए। औसतन 6-6 महीने में एक बार आप अपनी संपत्ति का, लेनदारी देनदारी का हिसाब लिख के चलिए। 2 जिम्मेदार लोग जो कि आपके मुकाबले खासे कम उम्र के हों, ऐसा ना हो आप चले जाएं, हफ्ते 15 दिन में गवाह भी चले जाएं, वो एक अलग झंझट होगा। तो गवाह थोड़ा जवान लोगों को बनाइएगा। मैंने भी मेरी नानी की वसीयत करवाई थी, तो 2-3 जवान लोग, हम लोग उसमें गवाह बने हुए थे, 2 पीढ़ी नीचे के लोग। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, सावधानी रखिए, आपके परिवार में कलह न हो, भाइयों में चाकू न चलें, कोर्ट कचहरी न हो, वकील आपके परिवार के पैसों पे न पलें, आपका परिवार 2-3 पीढ़ी तक कोर्ट में न खड़ा रहे। इसलिए किसी भी हादसे की सोचकर आपको समय रहते अपनी संपत्ति का, लेनदारी देनदारी का पुख्ता हिसाब कर लेना चाहिए। अगर आपको मेरी ये बात ठीक लगी हो तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक कीजिए, टिप्पणी लिखिए कि ये बात आपको कैसी लगी। अपने दोस्तों को भी लिंक भेजिएगा। मुझको पक्का मालूम है हर एक के घर में कोई ना कोई चीज़ें ऐसी रहती है जिसकी लिखा पढ़ी बाकी रहती है। बहुत कम, 1% लोग भी ऐसे नहीं रहेंगे जो समय रहते सारी लिखा पढ़ी करके जाएं। तो दोस्तों को भी लिंक भेजिएगा, हो सकता है किसी का परिवार किसी परेशानी से बच जाए इस लिंक की वजह से।
ये पूरी बातचीत ही नसीहत की थी, और कुछ बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ। ये प्लेन का हादसा हुआ है, ऐसा सड़क पे हादसे रोज हो रहे हैं। दुपहिए से दुपहिए की टक्कर हो रही है, कहीं 3, कहीं 4, कहीं 5 लोग भी मर जा रहे हैं। अगर दुपहिए पर चलते हुए लोग हेलमेट लगाकर चलें तो किसी हादसे की नौबत में आपका कम से कम सिर बच सकता है। अगर सिर के भीतर दिमाग आपके लिए कीमती है तो उसको बचा कर चलिए। हेलमेट पुलिस के लिए नहीं रहता, चालान से बचने के लिए नहीं रहता, मौत से बचने के लिए रहता है। आप पुलिस को धोखा दे के गलियों से निकल जाएंगे, उससे ज़िंदगी नहीं बचती है। ज़िंदगी बचती है हेलमेट लगाने से। ध्यान रखिएगा इतना, फिर मिलेंगे।